डेट है आज 23 फरवरी 2021। तो देख लेते हैं आज के कौन से करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे रोज़ की तरह, जो बेस्ड होंगे कुछ करंट अफेयर पे और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ विश्व भारती। ये न्यूज़ में इसे देखेंगे। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पॉलिसी न्यूज़ में इसके बारे में पढ़ेंगे। और ऑफ स्कीम क्या है। नेक्स्ट पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स, ये क्या है। सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड, ये क्या है, किससे रिलेटेड न्यूज़ है। इन्फ्लुएंजा H5N8 वायरस न्यूज़ में है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। जल जीवन मिशन, यह भी न्यूज़ में है, इसके बारे में कई बार हम करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर रिवाइज करेंगे। व्हाट इज़ कार्बन वॉच, यह अभी लॉन्च की है। कार्बन वॉच क्या है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये सेलिब्रेट किया है रिसेंटली, इसके बारे में देखेंगे। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, इसके बारे में। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन, ब्लैक फुटेड फेरेट, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज विश्व भारती। ये एक यूनिवर्सिटी है जी, सेंट्रल पब्लिक रिसर्च सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी बोला जाता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन एक प्लेस है, वहाँ पे लोकेटेड है। इसे किसने फाउंड किया था, मतलब एस्टेब्लिश किसने किया था। इसकी स्थापना की थी जी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, विश्व भारती की। किस लिए विश्व भारती का मतलब है जी कम्युनियन ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिया, मतलब पूरे विश्व को भारत के साथ कनेक्ट करना, एक तरह से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना। विश्व भारती को 1951 में 1951 में 1951 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करके इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो इसके बारे में इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अभी इंडिया ने न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पॉलिसी अभी रिलीज़ की है, मतलब जारी की है गवर्नमेंट ने, इसलिए ये न्यूज़ में है। क्या है इसमें, क्या है, दो सेक्टर को डिवाइड किया है, एक स्ट्रेटजिक और दूसरा ये स्ट्रेटजिक और दूसरा नॉन स्ट्रेटजिक। स्ट्रेटजिक सेक्टर में इनको डाला है ये एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोकेमिकल, कोल एंड अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये याद करने ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। स्टेटमेंट में देके पूछा जा सकता है। मतलब ये सारी जो भी सेक्टर हैं ये स्ट्रेटजिक सेक्टर हैं। इनके अलावा ये जो जितने भी स्ट्रेटजिक सेक्टर हैं इनको क्या है गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी, मतलब ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। जैसे ओनरशिप का क्या मतलब है, किसी भी मान लो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, उसमें गवर्नमेंट का ओनरशिप का मतलब है कि उसमें शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की 51% से ज़्यादा है। 51, ये 51% से ज़्यादा है। इस 51% शेयर होल्डिंग का क्या मतलब है, देखो जी कोई भी कंपनी बनती है, जैसे मान लो 100 करोड़ रुपीज़ की एक कंपनी बनी, ये कंपनी ए। अब इसमें क्या है, जितना पैसा है वो 51% यानी कि 51 करोड़ गवर्नमेंट का लगा होगा। मान लो बाकी का उसने प्राइवेट सेक्टर का, मतलब उसने प्राइवेट सेक्टर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल है, किसी ने भी, मान लो मैंने इसमें 49 करोड़ रुपए लगाए, तो जब प्रॉफिट जितना भी होगा एनुअल, साल में जितना भी प्रॉफिट होगा इस कंपनी का, ये कंपनी का, उसमें 51% प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास जाएगा और 49% जिसने पैसा लगाया कोई भी आदमी, मान लो मैंने, तो मेरे पास आएगा। तो ये मतलब है। तो स्ट्रेटजिक सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनमें 51 सेक्टर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम है 51%, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर की ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कहलाती हैं। अब इसमें एक रूल रखा गया है, जितने भी ये स्ट्रेटजिक सेक्टर है ना, जो ये डिक्लेयर किए हैं ये वाले स्ट्रेटजिक सेक्टर, तो इनको क्या है गवर्नमेंट क्या है अपने हाथ में रखेगी, गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगा, यानी कि इनमें 51% गवर्नमेंट होल्डिंग रहेगी कम से कम। और बाकी के जितने भी स्ट्रेटजिक सेक्टर हैं, बाकी के जितने भी स्ट्रेटजिक सेक्टर हैं, जितनी कंपनी स्ट्रेटजिक सेक्टर में आती हैं या फिर नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर में आती हैं, उन सबको क्या है या तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% से कम कर दी जाएगी, मतलब 49% कर दी जाएगी उससे नीचे, या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है कंपनी उसको क्लोज ही कर दिया जाएगा, या फिर उसे मर्ज कर दिया जाएगा दूसरी कंपनी के साथ। समझे, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ जो कंपनी लॉस में चल रही है। तो इसमें ये प्रोविज़न रखे गए हैं। बाकी ये हमने देख ही लिया। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस यही है जी, आपको पता है ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को क्यों डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसका मतलब जैसे शेयर होल्डिंग बेचते हैं ना, गवर्नमेंट बेचती है, इसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसे। मतलब गवर्नमेंट अपनी कंपनियों से क्या है, गवर्नमेंट कंपनियों से, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से प्राइवेट इंडिविजुअल को अपना शेयर होल्डिंग बेचती है। तो
इससे इसके इम्पोर्टेंस ये हैं कि पहले ही लॉस में चल रही हैं, ये पैसा पहले ही कम है और कोविड-19 आ गया, उसकी वजह से क्या है और अफेक्ट हुआ, इनका लॉस और हो गया। तो इस ब्रिज को, फिस्कल गैप को ब्रिज करने के लिए ना, इसलिए क्या है रिसोर्स चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब पैसा चाहिए। तो अब इसके लिए इनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो इसलिए ये पॉलिसी जारी की है अभी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है औरॉप स्कीम। औरॉप का मतलब है जी वन रैंक वन पेंशन स्कीम। ये बहुत बार न्यूज़ में रहती है। इसका मतलब क्या है वन रैंक वन पेंशन? देखो जी बात ऐसी है, पहले क्या होता था 2015 से पहले, 2015 से, कि एक मान लो आर्म फोर्स में कोई आर्मी नेवी या किसी भी एयरफोर्स में कोई अधिकारी ऑफिसर है, वो सेम रैंक पे है। मान लो ये किस रैंक पे है, अब मान लो मेजर की रैंक पे, एक मान लो मेजर की रैंक पे, तो क्या है ये रिटायर हुए जी, ये रिटायर हुए 2001 में, ठीक है। और इन्होंने सर्विस की आर्मी, जैसे मान लो आर्मी से रिटायर हुए और 2001 में रिटायर हो, इन्होंने मान लो 20 साल सर्विस की, 20 ईयर्स आर्मी में। एक दूसरे मेजर ही रिटायर हुए मेजर की रैंक से, और वो रिटायर हुए कब, 2008 में, ठीक है। और इन्होंने भी 20 ईयर ही सर्विस की। अब जो जो पहले आदमी थे ए पर्सन, जो 2001 में रिटायर हुए थे, और ये बी पर्सन दो जो 2008 में रिटायर हुए थे, अब ए पर्सन को पेंशन मिल रही है 20,000 मान लो, और जो ये बाद में रिटायर हुए इनको मिल रही है 25,000 रुपीज़, 25। अब इनका कहना ये था, जो जितने भी ए टाइप के पर्सन थे, कि भाई साहब हमने भी 20 साल सर्विस की है और सेम रैंक पे की है, मेजर से ही रिटायर हुए हैं, तो हमें क्यों 20,000 रुपीज़ पेंशन दे रहे हो आप, और जो बाद में रिटायर हुए उन्हें 25,000 दिए हो, बल्कि उन वे भी मेजर रैंक से रिटायर हुए हैं और 2000 मतलब 20 ईयर ही सर्विस की है हमारे बराबर आर्मी में, या आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी में भी आर्म फोर्स में। तो ये मसला है जी, समझ गए आप, कि ये कह रहे हैं अगर सेम रैंक से सेम सर्विस पे रिटायर हुए हैं तो उन्हें क्या है सेम पेंशन मिलनी चाहिए। एम्प्लॉइज यूनिफॉर्म पेंशन टू पर्सनल बेस्ड ऑन रैंक एंड लेंथ ऑफ सर्विस, मतलब जो रैंक और सेम रैंक है, सेम लेंथ ऑफ सर्विस है, सेम ईयर के लिए काम किया है, तो उन्हें सेम रिटायरमेंट पे क्या है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब चाहे किसी भी डेट पे रिटायर हों, अगर सेम रैंक पे रिटायर हुए, सेम सर्विस की है सेम ईयर के लिए, तो उन्हें पेंशन भी सेम ही मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इसको मान लिया, स्कीम को नवंबर 2015 से क्या है इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया, और गवर्नमेंट ने कहा हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर में ये रिवाइज होगी। इसमें क्या है, जो भी पर्सन टिल 30 जून 2014 पर्सनल रिटायर हुए हैं वो सारे इसमें कवर होंगे, सबको मतलब सेम पेंशन मिलेगी। अब ये जो क्या है से वन रैंक वन पेंशन जो योजना है, किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे लागू की गई थी, ये आपको याद रखना है। ये कोश्यारी कमेटी है जी, एक वो कमेटी बैठी थी गवर्नमेंट ने, तो इसके गवर्नमेंट ने बैठाई थी, इसके बिहाफ पे, इसकी रिकमेंडेशन पे इसने सिफारिश की थी, तब ये इम्प्लीमेंट किया था इस स्कीम को गवर्नमेंट ने। तो इसके बारे में इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जी पी नोट्स अभी न्यूज़ में था। पी नोट्स क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये न्यूज़ में क्यों था, अभी इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे क्या होता है पी नोट्स। ये न्यूज़ में इसलिए था कि अभी 31 मंथ में सबसे हाईएस्ट पी नोट्स की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई, मतलब इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई हाई, इसलिए ये न्यूज़ में। अब ज़्यादा हाई हो गई तो इससे कंसर्न क्या, प्रॉब्लम क्या जी, कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम ये है जी, ये जो पी नोट्स होते हैं ये क्या है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, जैसे FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट होती है ना जो, जैसे इंडिया में स्टॉक मार्केट है, इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको सेबी करता है, सेबी रेगुलेट करता है ना। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे 1992 में एक्ट बना के स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था, मतलब एक सांविधिक संस्था है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। अब जैसे FPI वगैरह को हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना है, तो इसे पहले सेबी में रजिस्टर कराना पड़ेगा कि भाई साहब हम यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराएगी, फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, शेयर वगैरह बॉन्ड वगैरह खरीदेगी। लेकिन जो ये होते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये क्या है, मान लो कोई इन्वेस्टर है, वो क्या है रजिस्टर नहीं कराना चाहता, सेबी के रजिस्ट्रेशन से बचना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा FII के साथ,
FII के साथ, या ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इनके पास जाएगा कि भाई साहब मुझे सेबी के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे रजिस्टर नहीं कराना कि आप ये पैसे ले लो और मुझे इंडिया की मार्केट से बॉन्ड शेयर खरीद के दे दो। तो ये इसके बिहाफ पे, इस इन्वेस्टर के बिहाफ पे एक कागज़ जारी कर देगा कि भाई साहब ये लो, आपका इतने रुपए का इन्वेस्टर है, इतने रुपए का बॉन्ड शेयर है। तो इसी को बोलते हैं पी नोट्स। कौन जारी करता है इसे? FII, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिन्हें FPI भी बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये जारी करते हैं पी नोट्स। समझे? किसके लिए? ये पार्टिसिपेटरी नोट्स जो इन्वेस्टर लेते हैं, सेबी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि कौन है, किसको दिया है, कोई जानकारी नहीं। तो ये अनोनिमस होते हैं। ये देखो जी, ये क्या है? अनोनिमिटी प्रोवाइडेड बाय पी नोट्स वेयर द फाइनल ऑनर कैन बी कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है जी हाइड करना, छुपाना। फ्रॉम द रेगुलेटर, मतलब कि सेबी से क्या है, ये छुपे रहते हैं, हाइड रहते हैं, इनका पता नहीं होता। अनोनिमिटी हो मतलब कि अननोन होते हैं, जानकारी नहीं होती इनके बारे में। तो ये इनसे प्रॉब्लम क्या है? ये क्या है? had led to entities using this route to round trip funds। अब यह राउंड ट्रिप फंड क्या होता है, या राउंड ट्रिपिंग? ये देखो जी, राउंड ट्रिप या राउंड ट्रिपिंग फंडिंग का मतलब होता है जी कि ये क्या है, जो हमारे इंडिया में कंपनीज होती हैं वो क्या है, इस राउंड ट्रिपिंग के जरिए क्या होता है, वो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करती हैं। कैसे? जो कंपनीज होती हैं टैक्स से बचने के लिए अपनी जो असेट होती हैं वो जो इन्वेस्टर होते हैं ना, पी नोट्स में इन्वेस्ट करते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स लेते हैं। उनमें क्या है, उनको इन्वेस्टर को ये अपनी असेट बेच देती है ये कंपनी। आप यहाँ पे समझो, ये कंपनी है जी सी, और ये इंडिया में है जी, इंडिया की कंपनी है। ये क्या है, अपनी असेट बेच देगी किसे? ऐसे इन्वेस्टर को जो पी नोट्स में इन्वेस्ट करता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स में। तो ये अपनी असेट बेच देगी और बाद में सेम प्राइस पे इससे ख़रीद लेती है। अब इससे क्या है, ये टैक्स से बच जाती है, जो इंडिया में टैक्स भरना होता है। ये ऐसी कंट्रीज़ में बेचती है अपनी असेट जहाँ पे टैक्स बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो टैक्स होता है। तो ये इस तरह से ये ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है, राउंड ट्रिपिंग। मतलब राउंड ट्रिप मतलब वापस बेच के पैसा उसी के पास आ जाता है। दूसरे रास्ते मतलब पार्टिसिपेटरी नोट्स के और भी कई सारे रास्ते होते हैं, पी नोट्स भी होते हैं, और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं ब्लैक मनी को वाइट करने में। अब सेबी का क्या कहना है इसमें? सेबी कह रही है कि देखो ऐसे तो कोई कॉज है नहीं, देयर इज़ नो रियल कॉज फॉर अलार्म, मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ओनली 2% क्या है, FII असेट है जो वो ये पी नोट्स में इन्वेस्ट किया, ओनली 2%। अब ये इंक्रीज क्यों हो गया पी नोट्स अचानक से 31 मंथ में कि इतना हाई हो गया? ये हाई क्यों हो गया? क्योंकि जी इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई और स्टॉक प्राइस का जो प्राइस है, मतलब शेयर बॉन्ड का, वो प्राइस इंक्रीज हो गया। पार्टिसिपेटरी जो पी नोट्स का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। अब जो FII है, इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है अब तक? लगभग 2,42,000 करोड़ के लगभग इस फिस्कल ईयर में। तो ये जी, अब पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, फिर भी देख लो आप। पार्टिसिपेटरी नोट्स और पी नोट्स ये क्या है? आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय ए रजिस्टर्ड FII इशू करते हैं इसे टू एन ओवरसीज इन्वेस्टर। ओवरसीज का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टर, विदेशी इन्वेस्टर को ये देते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स रिलीज़ करते हैं। हु विशेज टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इच्छा रखते हैं इन्वेस्ट करने का, निवेश करने का, विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ विद द मार्केट रेगुलेटर। मार्केट रेगुलेटर कौन है? सेबी के मतलब सेबी के पास बिना रजिस्टर किए हुए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये जी, अब पी नोट्स होते क्या हैं? ये एक ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट होते हैं। ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? ये डेफिनेशन याद रखनी है। पी नोट्स क्या होते हैं? ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट। ऑफशोर का मतलब है जी, क्योंकि हमारे इंडिया से कोई इन्वेस्टर नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, ये फॉरेन के इन्वेस्टर कर रहे हैं, इसलिए ऑफशोर बोला है, फॉरेन इन्वेस्टर। और डेरिवेटिव का मतलब है जो ड्राइव करता है किसी असेट से अपनी वैल्यू। मान लो ये ए पर्सन है जी, ये बी पर्सन है, इसने इसे एक कागज़ पे लिख के दिया ए ने बी को कि भाई साहब ये लो, ये अभी मैं आपको क्या है, इसने कुछ चीज़ दे दी। इसने मान लो एक कागज़ पे लिख के दे दिया, ये इस कागज़ की वैल्यू अभी 10,000 है, 10,000, और आपको मैं 10,000 रुपये की वैल्यू दे रहा हूँ, और बाद में मैं इसे वापस ले लूँगा। बी से कहा है कि बाद में मैं वापस ले लूँगा। किस पे इसकी वैल्यू किस पे निर्धारित होगी? इसकी निर्धारित करते हैं मान लो सिल्वर चांदी या सोने पे, कि अभी जितनी सिल्वर की मान लो
आप मान लो 250 ग्राम सिल्वर की जितनी वैल्यू है, 250 सिल्वर ग्राम की जितनी वैल्यू है, इतनी अभी मान लो 10,000 है सिल्वर की वैल्यू, 250 ग्राम सिल्वर की वैल्यू 10,000। और इस कागज़ की भी अब इस पर क्या है, फिक्स कर दी कि अभी सिल्वर की वैल्यू इतनी है, और जब मैं इसे वापस करूँगा जितनी भी सिल्वर की वैल्यू होगी, मान लो सिल्वर की वैल्यू 11,000 हो गई इस टाइम पे, चांदी की जो प्राइस है वो 250 ग्राम चांदी का प्राइस है 11,000 हो गया एक साल बाद। तो एक साल बाद जब भी लेगा तो 11,000 रुपये ये ले लेगा इससे, समझे। ये होता है अंडरलाइंग असेट का मतलब कि ये जो डेरिवेटिव है ये अंडरलाइंग असेट से, देखो ये अंडरलाइंग असेट से ड्राइव करती है अपनी वैल्यू, तो इसलिए इसे बोला जाता है ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। ये इसके लिए जो पी नोट्स होते हैं इसके लिए अंडरलाइंग असेट्स क्या होती है, ये निर्धारित करते हैं सिल्वर चांदी पे नहीं बल्कि इक्विटी शेयर पे या डेट सिक्योरिटीज़ पे, तो इस पे निर्धारित करते हैं ये अपनी वैल्यू। ये इससे फ़ायदा क्या है पी नोट से, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो किसी को रजिस्टर नहीं करना होता, बिना रजिस्टर किए हुए एक इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, तो हमारी कंट्रीज में पैसा आता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है। तो ये क्या है, FII है, मतलब जितनी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनको क्या सेबी को रिपोर्ट करना पड़ता है हर क्वार्टर में, मतलब हर 3 महीने में रिपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन इनको क्या है, जो पी नोट्स में क्या है इन्वेस्ट करते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स में इन्वेस्टर होते हैं जो, इनको रिपोर्ट नहीं करनी पड़ती। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है हमारा सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड। ये एक मटेरियल है जो क्या है वेस्ट हीट को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में। ये एक मटेरियल तैयार किया साइंटिस्ट ने। ये बेंगलुरु में एक रिसर्च सेंटर है जी, क्या नाम है उसका, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ये बेंगलुरु में एक साइंटिस्ट ने, मतलब वहाँ के साइंटिस्टों ने, मतलब वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या है कि ये मटेरियल तैयार किया है सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड। इसका ये फॉर्मूला जी AgSbTe2, ये फॉर्मूला है इसका। और इस मटेरियल से वो क्या करेंगे, जो वेस्ट हीट होती है ना उसको क्या है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। जो मान लो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल अप्लाइंसेज से होती है, मान लो जैसे आपके लैपटॉप से हीट निकलती है या फिर आपके मोबाइल से हीट निकलती है ना, उस हीट को यूज करके क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में कन्वर्ट कर सकें, ऐसा मटेरियल है ये। जैसे सोलर एनर्जी क्या होता है जी, सोलर एनर्जी सूरज से क्या है पावर बिजली बनती है, उससे क्या होता है हीट ही तो मिलती है सौर ऊर्जा से। तो हीट को क्या कन्वर्ट करते हैं, बिजली में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, समझ गए। वही प्रोसेस कुछ इसमें होगा। तो इस ये मटेरियल क्या है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करेगा, जैसे सोलर एनर्जी काम करती है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मतलब हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। इससे इसका बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं, ये क्या है। देखो जी, ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये क्या है यूटिलाइज करता है बाय यूजिंग 2 डिफरेंट मेटल्स, 2 डिफरेंट मेटल को जॉइंट करके ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है। और उनके जो एंड में टेम्परेचर होता है ना अंत में दोनों मेटल्स का, वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट टेम्परेचर होता है। तो ऐसे मटेरियल यूज़ होते हैं। लेकिन क्या है जो ये मटेरियल हैं ये डो नॉट ऑफर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशन, मतलब ये एफिशिएंट ज़्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकल भी नहीं होते, बहुत महंगे होते हैं, एक तो इनका कॉस्ट ज़्यादा होती है, दूसरा ये एफिशिएंट क्यों नहीं होते, एफिशिएंट इसलिए नहीं होते ये केवल 15 to 20% हीट को ही यूटिलाइज करते हैं, बाकी की जो हीट है वो वेस्ट ही हो जाती है, वेस्ट हीट। तो मोस्ट मटेरियल क्या है दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो हैपन टू बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो क्या है ऐसे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मतलब हीट, गुड कंडक्टर का मतलब है सुचालक हीट के, ऊष्मा के, हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं आसानी से। इसका मतलब क्या है कि देयर वुड नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। इसका मतलब है कि जब ऐसे गुड कंडक्टर होंगे हीट के, तो जो अलग मटेरियल, 2 मेटल यूज किए हैं ना मटेरियल, उनके एंड पे अंत में डिफरेंट टेम्परेचर होना चाहिए उनके अंत में। लेकिन जब ये गुड कंडक्टर होंगे तो उनका टेम्परेचर क्या है डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन हमें तो डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो मोस्ट एफिशिएंट थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड लीड, मतलब अब तक क्या है लेड यूज किया जा रहा है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, मतलब शीशा यूज करते हैं, शीशा लेड के हीट को उसमें कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन इस लेड के क्या है एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, मतलब जो पर्यावरण पे इसके कुछ इफेक्ट प्रभाव पड़ते हैं, गलत प्रभाव, जैसे एयर पोल्यूशन होना, वायु प्रदूषण, या फिर ह्यूमन हेल्थ के इशू हो सकते हैं लेड के यूज़ करने से। तो ये इसलिए क्या है अब ये सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड एक मटेरियल बनाया है
जिसके ये कम इफेक्ट होंगे एयर पोल्यूशन में ह्यूमन हेल्थ पे। अब ये है क्या, थोड़ा इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड ये एक नैनो मटेरियल है जिसको सिल्वर, कॉपर और टेलुरियम से बनाया गया है। इस कंपाउंड को, 3 मेटल को मिला के। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। इसके पास क्या है, एक लैटिस हो जाता है। लैटिस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो बहुत ही इनफ्लेक्सिबल होता है, वाइब्रेट क्वाइट स्लोली। मतलब कि क्या है, ये इनफ्लेक्सिबल और वाइब्रेट करता है बहुत स्लोली, बहुत धीरे वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या है, हीट को ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी का तो गुड कंडक्टर है। कौन सा, जिसकी बात कर रहे हैं, सिल्वर जो एंटीमनी है, ये जो मटेरियल तैयार किया है सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का तो गुड कंडक्टर है, लेकिन हीट का बैड कंडक्टर है। मतलब हीट को ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करता। तो लेकिन इस हीट को थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए तो हीट का कंडक्टर होना चाहिए ना, गुड कंडक्टर। हीट ट्रांसफ़र होगी तभी तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, बिजली पैदा होगी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का ही गुड कंडक्टर है, हीट का नहीं है। इसकी वजह से क्या है, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या है, केवल 15 to 20% ही हीट यूज़ हो पाती है। अब इसका पोटेंशियल यूज़ क्या है, जैसे मान लो, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि डोमेस्टिक अप्लाइंसेस होते हैं। अप्लाइंसेस का मतलब डोमेस्टिक घरों में जो यूज़ होते हैं ना, इक्विपमेंट वगैरह, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल, इनको यूज किया जा सकता है। इनकी हीट जो निकलती है इनसे, जैसे देखो, एक हीट से, एक लैपटॉप से जितनी हीट निकलती है ना, उससे एक मोबाइल चार्ज किया जा सकता है, मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल फ़ोन से जितनी हीट निकलती है, उससे स्मॉल वॉच, जो वॉच होती है ना, स्मार्ट वॉच, उनको रिचार्ज किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। अब इसके चैलेंज में भी यही चुनौती क्या है इसके सामने, कि 15 to 20% वेस्ट हीट को यूटिलाइज किया जा सकता है, बाकी की वेस्ट हीट वेस्ट ही हो जाती है। तो इसके ये नुकसान है। क्यों? क्योंकि सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड है जो ये, क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का तो चालक है, इलेक्ट्रिसिटी तो आसानी से पास हो जाती है इससे, लेकिन हीट नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा, जैसे वुड ले लो, लकड़ी है, अब इसको यहाँ से अगर गर्म कर रहे हो आप, जला रहे हो, तो ये यहीं आसपास से ही गर्म होगी, यहाँ पे नहीं होगी ना, यहाँ पे ठंडी होगी, बिल्कुल कोल्ड होगी। तो ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी तरह से ये क्या है, हीट को बहुत कम ट्रांसफ़र करती है, बहुत ही कम, 15 to 20% वेस्ट हीट ही यूटिलाइज हो सकती है इसकी वजह से। तो ये इसके चैलेंज है। इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना इन्फ्लुएंजा ए H5N8 वायरस। ये क्या है, क्यों न्यूज़ में अभी, ये रसिया ने अभी रिपोर्ट किया है जी, डिटेक्ट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमंस में। ये H5N8 एवियन फ्लू वायरस है, जो ये पहली बार ह्यूमंस में, मानव में ये डिटेक्ट किया है, पाया गया है। इससे पहले मानव में कभी नहीं पाया गया, ये बर्ड वगैरह में होता था, बर्ड एनिमल्स में। तो अभी WHO को अलर्ट किया है, WHO को बताया रसिया ने, रूस ने। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, UN की एक एजेंसी है, 1948 में बनी थी। और किस लिए, ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड हेल्थ के लिए रेगुलेशन बनाती है, ताकि हेल्थ इंश्योर की जा सके, स्वास्थ्य। अब जो ये H5N8 इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है, ये इसके बहुत सारे डिफरेंट सब टाइप होते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के, लेकिन जो ये है H5N8, ये बहुत ही लीथल होता है, मतलब बहुत ही हानिकारक होता है बर्ड्स के लिए। लेकिन अभी तक ये ह्यूमंस में कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया था, रशिया ने इसे अभी रिकॉर्ड किया है। आप ये फिगर देखिए, इसके जो इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस होता है, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, ये आप देख सकते हो इस फिगर में। ये देखो, इसके 9 टाइप होते हैं, सब टाइप, 9 सब टाइप। ये देख सकते हो आप, H5N1, H5N2, H5N3, H5N4, H5N5, तो ऐसे लेके H5N9 तक है, इसके ऐसे इतने सब टाइप हैं। ये 2 प्रोटीन पे बेस्ड होते हैं जी, इनका नाम जो H और N है, ये प्रोटीन के नाम है। कौन कौन से, एक हीमे ग्लूटेनाइन और एक न्यूरा अमीनिडेज, ये दोनों प्रोटीन है जी, HA और NA, इनके नाम पे डिफाइन होता है इनका नाम। तो इसमें के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा, ये एक बर्ड फ्लू भी बोला जाता है इसे, एवियन इन्फ्लुएंजा को। इसे कई बार हम पहले भी अपने करंट अफेयर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये कई बार न्यूज़ में रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जी, वायरस से होता है, ये याद रखना, बैक्टीरिया से नहीं होता है ये डिसीज़ जो होती है, बीमारी। ये क्या है, अभी तक क्या है, सिर्फ बर्ड वगैरह में ही फैल सकती थी, ह्यूमंस और एनिमल्स में भी, बर्ड वगैरह, ह्यूमंस, एनिमल्स, सब में एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड हो सकता है, ये इसके जो वायरस होते हैं। लेकिन जो H5N8 है, ये पहली बार ह्यूमंस में देखा गया है।
अब जो ये हाईली कंटेजियस है, मतलब सबसे ज़्यादा फैलने वाली, बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है, ये वायरल डिसीज़ है, जो किसमें, चिकन्स में, टर्की, क्वेल्स, गिनी फॉल, इन सारे बर्ड्स में पाई जाती है ये। ओकेजनली क्या है, ये मैमल्स को भी हो सकती है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी हो सकती है, एवियन इन्फ्लुएंजा। मैमल्स तो आप जानते हो ना, मैमल्स कई बार बता चुका हूँ मैं, मैमल्स क्या होते हैं, इन्हें स्तनपाई जीव बोलते हैं हिंदी में, स्तनपाई। ये कौन से जीव होते हैं ऐसे, जो वर्टेब्रेट होते हैं, वर्टेब्रेट का मतलब है जिनके पास स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। दूसरा जो वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब जिनका खून गर्म होता है, वार्म ब्लडेड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है मैमल्स की, मैमल्स की प्रॉपर्टी उन्हें बोलते हैं जी जो क्या है, बेबी प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली, अंडे ना देते हो, बेबी प्रोड्यूस करते हो, समझे। फोर्थ है जी, बेबी प्रोड्यूस करने के बाद मिल्क भी पिलाते हो, मिल्क भी प्रोड्यूस करते हो, अपने बच्चे को मिल्क पिलाते हो। जैसे मान लो ह्यूमंस मैमल्स है जी, बिल्कुल है, वार्म ब्लडेड भी है और वर्टेब्रेट है, रीढ़ की हड्डी भी है, बेबी प्रोड्यूस करते हैं और माँ अपने बच्चों को दूध भी पिलाती हैं। जैसे मुर्गी है जी, हैन, क्या मुर्गी मैमल्स है? नहीं है जी, बिल्कुल अंडे देती है ना, वो तो नहीं होगी। जैसे डॉग है, हाँ जी बिल्कुल, डॉग में सारे प्रोसेस होते हैं, वार्म ब्लडेड भी होते हैं, बेबी भी प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क भी, और रीढ़ की हड्डी भी होती है। तो ये मैमल्स होते हैं जी, तो इनको भी ये क्या है, एवियन इन्फ्लुएंजा हो सकता है मैमल्स को। ये जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है, इसको क्लासिफाइड किया जाता है सब टाइप में, किसके बेस पे, प्रोटीन के बेस पे। दो प्रोटीन होते हैं जी, टू सरफेस प्रोटीन, जिनका नाम HAN है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हेमाग्लूटानाइन और न्यूरामिनिडेज। ये दो प्रोटीन के बेस पे इसको सब टाइप में डिफाइन किया जाता है। जो H5N8 है, इन एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, अभी क्या है, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, पेरिस में लोकेटेड है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ये डिसीज़ है, ये एवियन इन्फ्लुएंजा H5N8 की, ये क्या है, ये अफेक्ट कर सकती है डोमेस्टिक पोल्ट्री को। पोल्ट्री का मतलब है जी डोमेस्टिक, जो मुर्गा मुर्गी होते हैं वगैरह पोल्ट्री में वही आते हैं, सच है चिकन्स, टर्की, क्वेल्स, इनको कर सकती है। पेट जो बर्ड होते हैं, जो पालतू पक्षी होते हैं ना, उनको भी अफेक्ट कर सकती है, माइग्रेटरी बर्ड होते हैं उनको भी कर सकती है अफेक्ट। ये ट्रांसफ़र कैसे होता है जी, ह्यूमंस में पहले बर्ड में होता है, बर्ड में से ह्यूमंस में कैसे जाता है ये ऐसे जाता है जी ह्यूमंस में। देखो पब्लिकली इसका रिस्क तो बहुत ही कम है, इसका वेरी लो रिस्क है। जैसे मान लो जो पोल्ट्री कंजप्शन करते हैं, पोल्ट्री मीट, एग जैसे मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, जो उनसे बहुत ही कम चांस है, अगर उसे क्या है अच्छे से कुक करके खाया जाए, पका के खाया जाए, तो इसके कोई एविडेंस नहीं मिले कि मांस वगैरह खाने से ये फैल सकता है। लेकिन इसके मान लो कोई डेड बर्ड्स है या सिक बीमार पक्षी है या कोई भी बर्ड है बीमार है या वो मरा हुआ है, उसको हैंडल करने में जैसे उससे वायरस फैल सकता है, समझ रहे हो। इसके अगर प्रॉपरली कुकड फूड खाया जाए, उससे बहुत ही रेयर चांस है, उससे अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला। लेकिन अगर मान लो कोई बीमार पक्षी है, कोई पालतू है जी, मुर्गी पाल रखी है किसने हैन, और वो बीमार है, डेड है, उसमें बर्ड फ्लू है, उसको हैंडल करते हो आपके पास आती है, उससे वायरस आपको हो सकता है, समझे। तो इसके कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं कि जिस बर्ड को क्या है बर्ड फ्लू हो रहा है ना, उसको कलिंग कर दी जाए। कलिंग का मतलब है जी मार दिया जाए और अच्छे से उसको डिस्पोज कर दिया जाए। तो ये इसके कंट्रोल मेजर हो सकते हैं जी। बस चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है हमारा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन अभी न्यूज़ में क्यों जी? न्यूज़ में इसलिए है जल जीवन मिशन क्योंकि तेलंगाना ने अभी क्या है, पूरे जितने भी स्कूल्स हैं तेलंगाना में, आंगनवाड़ी सेंटर हैं, उनको टेप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया है सारे स्कूल्स में, आंगनवाड़ी सेंटर में। टेप वाटर का मतलब है जी पाइप्ड वाटर, आपके घर तक पाइप जाएगा और उससे वाटर सप्लाई के थ्रू आएगा, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर। ये जो तेलंगाना है फर्स्ट स्टेट था जिसने ऑल हाउस होल्ड को कनेक्शन दिया था टेप वाटर का। मतलब इसने तेलंगाना में सारे घरों में क्या है, जितने भी हाउस होल्ड हैं उनमें टेप वाटर, सप्लाई वाटर पहुंच चुका है, पाइप्ड वाटर। इसलिए ये न्यूज़ में है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। जल जीवन मिशन ये अगस्त 2019 में इसकी घोषणा की थी, अनाउंस किया था। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो जी पाइप्ड वाटर सप्लाई देना हर घर तक, ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024 तक सबके घरों तक पानी पहुंचा जाए, पाइप्ड वाटर पानी। हर घर को जल, हर घर जल, ये इसका मोटो है जी, हर घर जल। और इसमें 55 LPCD
प्रोवाइड किया जाएगा। एलपीसीडी का मतलब है जी लीटर पर कैपिटा पर डे। पर कैपिटा का पर डे का मतलब है एक आदमी को एक दिन में कम से कम 55 लीटर पानी पहुंचाया जाएगा, क्वालिटी वाटर। और ये इसके अंतर्गत एक चीज़ और आती है जी, ये ध्यान रखना है, इसका टारगेट है जल जीवन मिशन का जितना भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको, इसके लिए लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि जो बारिश का पानी है ना उसको स्टोर किया जाए और ग्राउंड वाटर का रिचार्ज किया जाए और मैनेजमेंट किया जाए। जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है, मतलब जितना भी घरों से वेस्ट वाटर निकलता है ना जी, कपड़े धोने का, रसोई से या बाथरूम से, तो उसको क्या है रीयूज किया जाए, रिसाइकल किया जाए और एग्रीकल्चर में यूज किया जाए। उसको कृषि करने के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन के लिए यूज किया जाए। इसका ये भी टारगेट है, ये याद रखना आपको। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है जी इसका? देखो जी, इम्प्लीमेंटेशन एक तो ये जान लो, ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड कई बार बता चुका हूँ मैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है और सेंट्रली सेक्टर स्कीम क्या होती है। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है। जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा पैसा लगाती है और इम्प्लीमेंट भी वही करती है, लागू भी वही करती है। और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पैसा लगाती हैं और इम्प्लीमेंट भी दोनों ही करती हैं, लागू भी दोनों ही करती हैं। तो जिसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, गांधी जी का एक प्रिंसिपल है जी, सिद्धांत ग्राम स्वराज, मतलब गांव में अपना राज हो। उसके तहत ये जल जीवन मिशन क्या है, इसको लोकल विलेज कम्युनिटी के साथ मिलके, ग्राम पंचायत सब कमेटी के साथ मिलके, विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी, पानी समिति, इनके साथ मिलके ये कमेटियाँ बनाएगा जिसमें 10 to 15 मेंबर होंगे और उनमें से कम 50% वुमेन मेंबर होंगी इन कमेटियों में। उनके साथ मिलके ये क्या है, ये इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा जल जीवन मिशन का। वाटर सप्लाई के थ्रू क्या है, वाटर कनेक्शन पहुँचाया जाएगा घरों तक। इसका फंडिंग पैटर्न यही है जी, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है तो सेंटर और स्टेट दोनों शेयर करते हैं जी जितना पैसा लगेगा इसमें। 90% सेंटर देगा और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। किसके लिए, हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट के लिए। बाकी स्टेट के लिए 50-50% होगी शेयरिंग, मतलब 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी पैसा जितना भी लगेगा। और जितनी भी यूनियन टेरिटरी है उसमें 100%। और जो सेंट्रल फंडिंग होगी ना स्टेट को, उसमें भी 50% दिया जाएगा स्टेज के लिए, ऐसे स्टेज के लिए, ऐसे शहरों के लिए जिनकी 1 लाख से पॉपुलेशन कम होगी, और जिनकी 1 लाख से 10 लाख के बीच में पॉपुलेशन होगी उन्हें 1/3 देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। 1/3 जितने भी पैसा लगेगा 1/3। और जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होगी, मिलियन प्लस, मिलियन का मतलब है 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उनमें 1/4 देगी जी, 25% फंडिंग देगी। इसके अब सिग्निफिकेंस क्या है जी, इसके जल जीवन मिशन का सिग्निफिकेंस ये है जी, 60 लगभग 16%, 17.5% पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है जी हमारी कंट्री में, लेकिन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कितना, ओनली 4% जितना भी पूरे वर्ल्ड में है। तो जैसे ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिप्लीट हो रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। जो ग्राउंड वाटर लेवल है जी, जैसे ग्राउंड से क्या है, 12 वगैरह का लगा के पानी निकालते हैं ना ग्राउंड से, तो पहले क्या है बहुत ऊपर हुआ करता था इसका ग्राउंड लेवल, वाटर का लेवल जो है, लेकिन ये नीचे होता जा रहा है क्योंकि वाटर की क्या है, एक्सट्रैक्ट करता जा रहे हैं लोग, तो ये डिप्लीटिंग हो रहा है, कम होता जा रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसका, डिटेरियोरेटिंग वाटर क्वालिटी की डिटेरियोरेटिंग हो रही है, मतलब वाटर की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जा रही है, डिटेरियोरेट का मतलब ख़राब। और क्लाइमेट चेंज की वजह से एक चैलेंज बनता जा रहा है कि पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पोर्टेबल का मतलब है पीने योग्य पेयजल के लिए क्या है, एक चुनौती है कि बहुत ही कम पीने का पानी बच रहा है। तो ये क्या, हर घर तक जल जीवन मिशन के अंदर के कनेक्शन पहुँचाया जाके ताकि डिमांड और सप्लाई को मैनेजमेंट किया जाए वाटर को लोकल लेवल पे। तो यही था, इसमें चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, कार्बन वॉच। ये एक एप्लीकेशन है, ऐप है जी, मोबाइल ऐप। ये लॉन्च किया किसने, चंडीगढ़ ने। तो चंडीगढ़ ना फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी बन गया इंडिया में, मतलब ऐसा सारी यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मिला दें तो पहला चंडीगढ़ बन गया जिसने ऐसी कार्बन वॉच नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये क्या करेगी, ये करेगी जी कार्बन वॉच एप्लीकेशन टू असेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब एक आदमी कितना कार्बन फुटप्रिंट रिलीज कर रहा है उसका मूल्यांकन करेगी। एसेस का मतलब मूल्यांकन, एवेल्युएट करेगी कि कितना कार्बन फुटप्रिंट एक पर्सन के थ्रू हो रहा है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या है जी, कार्बन फुटप्रिंट है जी अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस इससे स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एटमॉस्फेयर में ह्यूमन की एक्टिविटी, जितना मानव क्या एक्टिविटी करता है, मान लो व्हीकल लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है दिन भर, या फिर कोई और गाड़ी चलाता है, या फिर वो इरिगेशन कर रहा है किसी के थ्रू, इंजन के थ्रू,
या डीजल के थ्रू या फिर कोई और एक्टिविटी कर रहा है, इनसे कितना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, ये एक्टिविटी देखी जाएंगी। अब कैसे, देखो जी, इस कार्बन ये वॉच एप्लीकेशन होगी, इसमें पर्सन क्या है अपनी सारी डेली की एक्टिविटी बताएगा, कितना वाटर एनर्जी यूज कर रहा है, कितना वेस्ट जनरेट कर रहा है, घरों में कितना वेस्ट जनरेट कर रहा है, उससे जो CO2 निकलती है वो एक्सेस करेगी ये, ट्रांसपोर्ट कितना यूज कर रहा है, व्हीकुलर मूवमेंट मतलब कितना कर रहा है, ये सारी इस वॉच जो ये कार्बन वॉच एप्लीकेशन है इस साम फिल करेगा अपनी सारी डिटेल। और फिर क्या है, जितने कंजप्शन की डिटेल क्या है, ये जो कार्बन वॉच एप्लीकेशन है ये इन्फॉर्म कर देगी, ये बता देगी भाई साहब आप अपनी इतनी एक्टिविटी से इतना CO2 रिलीज कर रहे हो पर डे, समझ रहे हो। अब ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगी कार्बन फुटप्रिंट, मतलब CO2 की ग्रीन हाउस गैस, CO2 वगैरह ग्रीन हाउस गैस कितना आप रिलीज कर रहे हो एक इंडिविजुअल। तो ये इससे फ़ायदा क्या है जी, इससे फ़ायदा ये है इंडिविजुअल को पता चलेगा कि वो कितना इमिशन जनरेशन कर रहा है, और इसमें नेशनल वाइड वर्ल्ड वाइड एवरेज के हिसाब से कितना एक इंडिविजुअल हमारी कंट्री में इसे रिलीज कर रहा है। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी, इसका ये सिग्निफिकेंस है जी, इस कार्बन वॉच से क्या है उस आदमी को पता चल जाएगा, और ये कार्बन वॉच एप्लीकेशन फिर उसे सजेशन देगी, सजेस्ट करेगी, मतलब एडवाइस देगी, सलाह देगी कि आप कार्बन फुटप्रिंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, कैसे कम कर सकते हो। कुछ उसे मेजर्स बताएगी कि ये मेजर्स लोगे आप तो कुछ CO2 वगैरह ग्रीन हाउस गैस कम हो सकती है, कम आपकी वजह से, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। अभी क्या जी 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया, हर साल मनाया जाता है जी 21 फरवरी को, तो इस साल भी सेलिब्रेट किया गया। किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है जी, इसलिए मनाया जाता है टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब जो भाषा की विज्ञान के बारे में क्या है, जितनी भी विविधता डाइवर्सिटी है और सांस्कृतिक डाइवर्सिटी कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि मल्टीलिंग्विज्म को प्रमोट किया जा सके, मतलब अनेक भाषाओं को क्या है उनका बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए ये मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हर साल। ये सबसे पहले अनाउंस किया था जी यूनेस्को ने 1999 में, 1999 में ये अनाउंस किया था, और इसे फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड कर दिया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, कब 2002 में, तो तब से ये क्या है मनाया जा रहा है हर साल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, अंग है, सिक्स ऑर्गन है ना यूनाइटेड नेशन के, 6 अंग, उनमें से एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। तो ये आइडिया सबसे पहले दिया किसने था इंटरनेशनल मदर डे लैंग्वेज का, ये सबसे पहले दिया था जी बांग्लादेश का इनिशिएटिव था ये, बांग्लादेश ने ये सेलिब्रेट करना सबसे पहले स्टार्ट किया था। इस साल की थीम क्या जी, इस डे की, इस साल की थीम है 2021 की, फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये इसकी थीम है जी। तो इसमें इतना था, चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी अपना गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन अभी किसने लॉन्च किया, ये देखो जी, ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने, इसने लॉन्च किया जी गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्या है जी, इसका ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट गोल लक्ष्य क्या है इसका, टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द बेनिफिट ऑफ ई मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, जो क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो उनके बारे में, चार्जिंग जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिक कुकिंग के बारे में क्या है जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना लोगों में कि आप इलेक्ट्रिसिटी से कुकिंग करो, घरों में खाना बनाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करो, जो बिजली वाले वाहन हैं उनको यूज़ करो। तो इसलिए कैंपेन है, इससे क्या है जो हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंस है वो रिड्यूस होगी। कौन सी इंपोर्ट की डिपेंडेंस रिड्यूस होगी, जो हम क्या है क्रूड ऑयल मंगाते हैं ना, बाहर से आयात करते हैं उसकी, क्योंकि आपको पता है जितने भी जैसे व्हीकल वगैरह चलते हैं पेट्रोल डीजल से चलते हैं, ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये क्या है एक क्लीनर और ग्रीनर फ्यूचर के लिए स्टेप है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। तो इससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए बूस्ट मिलेगा, मतलब प्रमोट होंगे, बढ़ावा मिलेगा इससे। इलेक्ट्रिक फ्यूल एक अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल का है, ये तो आप जानते ही होंगे। फॉसिल फ्यूल के लिए हम निर्भर हैं किस पे, बाहर की कंट्रियों पे। उनसे कम से कम एक साल में हम 8 लाख करोड़ रुपए का जी ये पेट्रोलियम वगैरह डीजल पेट्रोल वगैरह खरीद लेते हैं दूसरी कंट्रियों से। और इससे क्या है इलेक्ट्रिक फ्यूल एक लो कॉस्ट होगी और रिड्यूस इमिशन भी रिड्यूस होगा, मतलब जी कार्बन इमिशन जो होता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती हैं इससे निकलती हैं, मतलब व्हीकल से पेट्रोल डीजल की वजह से वो भी नहीं निकलेंगे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ होंगे तो ये एक इंडिजीनस क्या है कैंपेन है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन।
तो इसके बारे में इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी ब्लैक फुटेड फेरेट। ये जी ब्लैक फुटेड फेरेट इसका नाम है ब्लैक फुटेड फेरेट। अभी न्यूज़ में क्यों है? अभी न्यूज़ में इसलिए जी, यूनाइटेड स्टेट के साइंटिस्ट ने और वहाँ के वैज्ञानिक ने, अमेरिका के वैज्ञानिक ने क्या है, इसकी क्लोनिंग की है, इसलिए ये न्यूज़ में है। क्लोनिंग का क्या मतलब होता है जी? क्लोनिंग का मतलब समझ लो कॉपी। जैसे मान लो नॉर्मली प्रोड्यूस कैसे होते हैं बच्चे या एनिमल्स, आपको पता ही होगा। लेकिन इन्हें क्या है, किसी भी एनिमल के, मान लो ये एनिमल है, ए एनिमल, या कोई पर्सन है, बी पर्सन है, आदमी है, इनके डीएनए लेंगे जी। मान लो ब्लड का सैंपल ले लिया जी, ब्लड का सैंपल, ब्लड से क्या है डीएनए जीन वगैरह निकालेंगे, उससे क्या है लैब में ही, लेबोरेटरी में क्या है वैज्ञानिक उसी के तरह का आदमी बना देते हैं, उसी को बोलते हैं क्लोनिंग। या अब ये एनिमल को बनाया है इसके तरह का, इसके क्या है डेड एनिमल से, ये वाइल्ड जंगल से क्या है डेड एनिमल्स का क्या है सेल्स ली, फ्रोजन सेल्स, इसकी सेल्स ली और उसी से इसकी क्लोनिंग कर दी, दूसरा बना दिया जी इसी तरह का। ये ब्लैक फुटेड फेरेट ये दूसरा बना दिया, समझे। ये नॉर्थ अमेरिका में क्या है ओनली नेटिव फेरेट है, मतलब ऐसे स्पीसीज जो पाए जाते हैं केवल फेरेट नाम का, ये केवल एक ही ओनली नेटिव फेरेट है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट समझा जाता था, मतलब लुप्त हो गया था ऐसा समझा जाता था, लेकिन इसे 1981 में दोबारा से पाया गया, मिला ये दोबारा से 1981 में, और अब इसके क्या है क्लोनिंग की गई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो बस ये याद रखना है इसके बारे में। तो आज के टॉपिक इतने ही थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्या आप तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए? फर्स्ट है जी गो इलेक्ट्रिक कैंपेन हैड बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। किस मंत्रालय ने गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है जो अभी लॉन्च किया ये बताना आपको। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, इन्वायरमेंट ने, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने, सी आंसर करेक्ट है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको कंसीडर करनी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है। ये बोल रही है रिसेंटली नॉर्थ इंडिया विटनेस्ड ए राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द प्रिवेलिंग ईस्टर्ली विंड्स एंड प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल वेदर सिस्टम ओवर सेंट्रल इंडिया दैट प्रिवेंटेड द कोल्ड वेव्स फ्रॉम रीचिंग द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये कह रही है जी नदर्न इंडिया में क्या है, नॉर्थ इंडिया क्या है आप जानते हो ना। ये मान लो जी इंडिया का मैप है जी, ये मान लो इंडिया का मैप है, ये नॉर्थ इंडिया है जी। तो ये नॉर्थ इंडिया में क्या है, यहाँ पे हिमालय आ जाए, हिमालय। तो ये कह रहा है नॉर्थ इंडिया में अभी जो टेम्परेचर राइज देखने को मिला है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, किसकी वजह से, ईस्टर्ली विंड की वजह से। जो ईस्टर्ली विंड आ रही होती है ना जी यहाँ से ईस्ट से, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, जो ईस्टर्ली विंड आ रही होती है उनकी वजह से टेम्परेचर राइज देखने को मिलता है नदर्न इंडिया में। लेकिन जो वेदर सिस्टम है ना सेंट्रल इंडिया में ये क्या है, जो यहाँ से कोल्ड वेव आ रही होती हैं ये हिमालयाज रोक लेता है और इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता नॉर्दर्न पार्ट पे। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है क्या, ये बताना आपको। सेकंड बोल रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस along the extreme north India will further increase the temperature over Delhi, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ एरियाज। देखो जी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो क्या है इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट में, मतलब एक्सट्रीम नॉर्थ है ये वाला पार्ट, एक्सट्रीम नॉर्थ, जैसे ये इंडिया है जी, ये इंडिया है जी, मान लो ये इंडिया का मैप है जी, बहुत ख़राब सा बन गया, पर जो ये एक्सट्रीम नॉर्थ है ना इंडिया का, जम्मू कश्मीर का ये बिल्कुल नॉर्थ पार्ट, तो यहाँ पे क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, साथ में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एरियाज़ में भी। तो आपको बताना जी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं और इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी बनाया हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट कौन सा है, वन ओनली, टू दोनों, या दोनों गलत हैं जी, बताओ जी। देखो जी पहला बिल्कुल सही है, ये जो ईस्टर्ली विंड आ रही होती हैं इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाता है, लेकिन जो कोल्ड वेव आ रही होती हैं उनको क्या है ये सेंट्रल इंडिया में आने से रोक लेता है, जो हिमालयाज रोक लेता है, और इसकी वजह से क्या है यहाँ पे टेम्परेचर राइज रहता है। जो कोल्ड वेव आ रही होती हैं
यहाँ की अपेक्षा हिमालय से नॉर्थ में, मतलब चाइना में जो टेम्परेचर होता है हमारे इंडिया में टेम्परेचर उसकी वजह से हाई होता है, क्योंकि नॉर्थ साइड क्या है, ये जो ईस्टर्ली विंड आ रही होती हैं हिमालयाज रोक लेता है इनको, जो कोल्ड वेव आ रही होती हैं। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये सेकंड वाला गलत क्यों है, क्योंकि जी एक्सट्रीम नॉर्थ की बात नहीं है जी, हाँ ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया ना जी, वहाँ पे क्या है ये इफेक्ट टेम्परेचर का इंक्रीज करती हैं जी। टेम्परेचर इंक्रीज कहाँ पे होता है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया पे, यहाँ पे, बल्कि एक्सट्रीम नॉर्थ पे नहीं होता जी इसका, मतलब यहाँ पे बहुत कम इफेक्ट है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट में क्या है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है। कैलाश रेंज सेपरेट काराकोरम रेंज एंड पेंगोंग लेक, जो कैलाश की पहाड़ियाँ हैं वो काराकोरम पहाड़ियाँ और पेंगोंग लेक है उसको अलग करती हैं क्या। सेकंड बोल रही है कैलाश रेंज वॉज द थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूरिंग द 1962 चाइनीज ऑफेंसिव विद द की बैटल्स एट रेजांगला एंड गुरुंगला हिल्स। देखो जी ये कहा है कि कैलाश रेंज इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है इसकी वजह से, और अभी रेजांगला और गुरुंगला हिल्स हैं पहाड़ियाँ यहाँ पे, उनकी वजह से क्या है, इनमें क्या है 1962 में जब चाइनीज वॉर हुआ था यहाँ पे बैटल हुई थी क्या। थर्ड बोल रहा है लद्दाख रेंज इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ जास्कर रेंज, जो जास्कर की पहाड़ियाँ हैं जम्मू कश्मीर में उसके साउथ में लद्दाख रेंज लोकेटेड है क्या। बताओ जी, आपके ऑप्शन है जी, ये देखो आप 1 2 1 3 2 एंड 1 2 3। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल गलत है। कैसे, क्योंकि जी कैलाश रेंज बिल्कुल यहाँ पे नॉर्थ साइड में और काराकोरम रेंज यहाँ पे है और पेंगोंग ले यहाँ पे है, तो ये बिल्कुल सेपरेट नहीं करता, बिल्कुल ईस्टर्न साइड में इन दोनों के। तो पहला गलत है, जहाँ पे पहला काट दो जी आपका आंसर आ गया 2 ओनली। तीसरा बिल्कुल इसलिए गलत है क्योंकि लद्दाख रेंज नॉर्थ साइड में जा करके इसके साउथ में नहीं है। आप देख सकते हो ये जी, ये वाला मैप देख सकते हो आप, ये वाला मैप बड़ा करके देखेंगे हम, ये देखो जी ये है माउंट कैलाश यहाँ पे, और ये है जी लद्दाख रेंज, ये है काराकोरम रेंज। लद्दाख रेंज ये देखो जी जास्कर रेंज के नॉर्थ साइड में, ना कि साउथ में, नॉर्थ में, उत्तर में, और ये बिल्कुल सेपरेट नहीं करती जी काराकोरम। और यहाँ पे क्या है पेगोंग सो लेक है जी, कई बार हम पढ़ चुके हैं, तो ये बिल्कुल अलग अलग है, तो इसलिए वो दोनों गलत हो जाते हैं। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट फाइनेंशियल ये फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है जी। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है फाइनेंस कमीशन सबमिट देयर रिपोर्ट फॉर ए 5 ईयर ड्यूरेशन एंड दिस ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री। जो फाइनेंस कमीशन है हर 5 साल में एक ये रिपोर्ट तैयार करता है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से कंट्री की जितनी भी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के हिसाब से ये बेस्ड होती है रिपोर्ट। थर्ड मतलब सेकंड नेक्स्ट बोल रही है रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर इम्प्लीमेंटेड एज एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर के हिसाब से ये जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है वो सिफारिश है जो इसकी फाइनेंस कमीशन की वो इम्प्लीमेंट लागू की जाती है जी। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है ओनली द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट कैन इंक्रीज द फाइनेंशियल आउटलेज फॉर देयर म्यूनसिपालिटीज़। जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन होता है केवल और केवल वो म्यूनसिपालिटीज़ के लिए क्या है फाइनेंशियल आउटलेज, मतलब पैसा वगैरह कितना इंक्रीज़ करना वो ही बढ़ा सकता है केवल और केवल। ये आपको बताना जी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपके ऑप्शन है जी, ये देख सकते हो, ये आ गया स्क्रीन पे टोटल, ये 1 2 2 ओनली 2 3 या 1 3। देखो जी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ओनली फाइनेंशियल कमीशन नहीं जी, बल्कि जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी क्या सजेस्ट कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा जी। इंक्रीज़ करने के लिए मतलब फंड उन्हें देना है म्यूनसिपालिटीज़ को, ये भी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया भी कर सकता है। इसमें ओनली लिखा है कि सिर्फ फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट है वही कर सकता है, तो थर्ड जहाँ पे है जी वो काट दो। तो अब ये रह गया जी, इसमें से ए करेक्ट आंसर है, 1 और 2 दोनों सही हैं जी बिल्कुल इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा कच्छातीवू, इसके बारे में बहुत बार पढ़ा है जी, ये कच्छातीवू ये कहाँ पे ये जगह बताना जी। वो जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कई बार करंट अफेयर में हमने कंप्लीट किया है। इंडिया नेपाल के बीच में, इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव्स, इंडिया बांग्लादेश। इसका जवाब है जी बी, इंडिया श्रीलंका के बीच में जी। ये अपना हिंदुस्तान है, ये श्रीलंका है जी, यहाँ पे कहीं कच्छातीवू है जी। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, विवाद चलता रहता है इसको लेके। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनाई पेनिनसुला जी, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है इट इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका, ये सिनाई पेनिनसुला ये अफ्रीका में लोकेटेड है क्या, अफ्रीका में स्थित है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ एंड रेड सी टू द नाउथ। ये जो सिनाई पेनिनसुला इसके नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, साउथ में रेड सी है।
लाल सागर। थर्ड बोल रही है इट एक्ट्स एज ए लैंड ब्रिज बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में ये एक ब्रिज बनाता है, लैंड ब्रिज। आपके स्टेटमेंट ये है जी, बताना है जी 1 2 या 1 3 2 3 या 1 2 3। देखो जी इसमें फर्स्ट बिल्कुल गलत है, ये अफ्रीका में लोकेटेड नहीं है, ये गलत हो जाएगा, जहाँ पे एक काट दो, सी करेक्ट हो जाएगा, 2 3 बिल्कुल करेक्ट है। ये देखो जी ये बिल्कुल सही है 2 3, ये आप देख सकते हो, इसकी लोकेशन देखते हैं इसमें। ये देखो जी इस मैप को आप ध्यान से देखिए, इसे जूम कर लेते हैं। ये देखो जी ये इजिप्ट है, इजिप्ट का पार्ट है जी ये सिनाई पेनिनसुला। ये एक कंट्री इकलौती इजिप्ट जो एशिया और अफ्रीका में आती है जी। ये पूरा जो पार्ट है जी ये एशिया का पार्ट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट। पेन चेंज कर लेते हैं। ये जो पार्ट है ये एशिया का पार्ट है जी, और इजिप्ट का पार्ट है सिनाई पेनिनसुला, समझ रहे हो। तो ये क्या है, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है ये वाला, और इसके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, साउथ में ये रेड सी है। तो ये इकलौता पार्ट है जी जो एशिया में है, समझे, इजिप्ट का ही पार्ट है ये। तो इसे बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, ये इजराइल से बॉर्डर लगाता है। तो ये एशिया का पार्ट है, ना कि अफ्रीका का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जी, ये करेक्ट बताना जी, कौन सी करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट बताना जी, गलत स्टेटमेंट बतानी है इसमें कौन सी है। फर्स्ट बोल रही है दे प्रमोट द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये जो सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक की जो आइडिया है उसको प्रमोट करते हैं क्या, फंडामेंटल राइट। थर्ड, नेक्स्ट बोल रही है क्या, सेकंड, दे आर सेंक्रोसेंट एंड परमानेंट, ये बिल्कुल सेंक्रोसेंट है जी, मतलब पवित्र है एकदम, और परमानेंट है, बिल्कुल परमानेंट है जी, इन्हें हटाया नहीं जा सकता, मतलब रिपील नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट को। थर्ड बोल रही है मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सिबल वाइल ए फ्यू आर इन्फोर्स बाई ए लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये क्या बोल रही है जी, इनमें से कुछ क्या है, फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो लॉ बना के, पार्लियामेंट लॉ बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, तब इन्फोर्स किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। कुछ ऑटोमेटिकली डायरेक्टली अपने आप ही क्या है, इन्फोर्स में आ जाते हैं, लागू हो जाते हैं, उनके लिए लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको इनकरेक्ट बताना जी, बताओ जी कौन सा, 1 1 2 2 3 या 1 2 3। तीनों गलत हैं जी, डी। क्यों गलत है जी, पहला तो ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का आइडिया प्रमोट नहीं करते, जो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी करते हैं उन्हें DPS भी बोलते हैं जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है वो सिविल और पॉलिटिकल आइडिया को प्रमोट करते हैं, डेमोक्रेसी को। सेकंड, ये सेंक्रोसेक्ट होते हैं लेकिन परमानेंट नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट रिपील भी कर सकती है जी, अमेंडमेंट कर सकती है, सुधार कर सकती है। दूसरा इसलिए गलत है। तीसरा इसलिए गलत है जी, इन पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है फंडामेंटल राइट पे, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। तो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो लॉ नहीं बना सकता, इसलिए ये गलत है। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट, ये भी फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है जी, बतानी है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट बोलिए फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज ए लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। जो फंडामेंटल राइट है जी, मौलिक अधिकार है हमारे, वो क्या है, जो एग्जीक्यूटिव और आर्बिट्ररी लॉज है ना, जो लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट वगैरह लॉ बनाता है, उस पर क्या है, लिमिट लगाते हैं जी, एक ही उसकी टायरनी पे, मतलब अत्याचार ना करें। सेकंड, एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा, उल्लंघन होगा, तो कोई भी पर्सन क्या है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है। तो आपको बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है जी। 1 ओनली 2 दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट। बिल्कुल सही जवाब जी, सी करेक्ट आंसर है, दोनों करेक्ट है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और ये जो एग्जीक्यूटिव और आर्बिट्ररी लॉज हैं लेजिस्लेचर के, उन पे क्या है, लिमिटेशन लगाती है। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, अंडर आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग कुछ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ गारंटेड की गई हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है आर्टिकल 32 के। तो आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट बोल रही है सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट आर्टिकल 32 इज़ ए बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32, ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है क्या। सेकंड बोल रही है फंडामेंटल राइट्स एंड अदर स्टैट्यूटरी राइट्स कैन बी इन्फोर्स अंडर आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 के अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर जो मौलिक अधिकार और अदर स्टैट्यूटरी राइट हैं, जो लॉ के द्वारा राइट अधिकार दिए गए हैं पर्सन को, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है क्या। थर्ड बोले सुप्रीम कोर्ट हैज़ बोथ एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट।
फंडामेंटल के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव राइट है जी। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब ओरिजिनल का मतलब है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है कोई भी पर्सन, और एक्सक्लूसिव का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या डिसीजन ले सकती है, फैसला सुना सकती है। फोर्थ बोल रहा है आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द constitutionality of an executive order or a legislative unless it directly infringes on any fundamental right। ये कह रहा है जी आर्टिकल 32 जब तक सुप्रीम कोर्ट यूज़ नहीं कर सकता तब तक वो डायरेक्टली क्या है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं करती है। तभी किसी मतलब लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, तभी उसे क्या है रद्द कर सकता है। जब तक वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेगा तभी कर सकता है। तो आपको बताना है जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, 1423, 123 या 234। देखो जी दूसरा बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जी इसके आर्टिकल 32 में बस सुप्रीम कोर्ट क्या है, फंडामेंटल राइट के लिए ही जारी कर सकता है कोई भी रिट, 5 रिट जो जारी करता है। तो स्टैट्यूटरी राइट नहीं होंगे। स्टैट्यूटरी राइट वो होते हैं किसी एक्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा कोई अधिकार दिए जाते हैं। जैसे राइट टू फूड है जी, राइट टू फूड है एक आर्टिकल है के थ्रू बनाए गए हैं ये, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है ना। राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ऐसे राइट किसके द्वारा आर्टिकल 32 के अंडर प्रोटेक्टेड नहीं है, वो हाई कोर्ट में जाते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। तो दो जहाँ जहाँ पे गलत है वो काट दो जी, आपका आंसर आ गया। ए आंसर है जी 1/4। 3 क्यों गलत है जी? 3 इसलिए जी एक्सक्लूसिव राइट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हो। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन, हाई कोर्ट में भी केस दर्ज कर सकते हो। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। अपार्ट फ्रॉम मिनर्वा मिल केस which of the following case deal with the primacy of fundamental rights vis-a-vis directive principle of और वाइस वर्सा। मतलब ये कह रहा है जी मिनर्वा मिल केस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था डिसीजन मिनर्वा मिल केस में 1980 के अराउंड, तो ये इस केस के अराउंड कौन कौन से और केस हैं जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में क्या है, जो प्राइमरी मतलब डील करते थे फंडामेंटल राइट के बारे में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में, मतलब दोनों की फंडामेंटल राइट को जिसमें क्या प्राइमेसी दी गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट। तो इनके मतलब किसी राइट में मतलब किसी केस में कहा था फंडामेंटल राइट क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ऊपर है, और किसी में कहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट से ऊपर रहेंगे। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को वॉयलेट नहीं किया जा सकता अगर फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करना है। तो कौन कौन से केस हैं जी ऐसे? पहला है चंपारण दोराईराजन 1951 का, गोलोकनाथ केस 1967 का, केशवानंद भारती केस 1973 का, या एडीएम जबलपुर केस 1976 का। कौन कौन से केस हैं जी जो रिलेट करते हैं? देखो जी 4 नहीं करता, तो जहाँ पे 4 है काट दो, सी आंसर है जी। 3 भी करता है, आप केशवानंद भारती केस का भी पढ़ता होगा आपको, गोलोकनाथ का भी। और ये चंपाकम दोराईराजन केस है, ये भी क्या डील करता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से के बीच में जो भी क्या है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बारे में डिसीजन दिया था जी सुप्रीम कोर्ट ने। आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में कई बार। 4th क्यों गलत है जी? 4th इसलिए गलत है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था एडीएम जबलपुर केस में, इसमें कहा था कि फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होगा ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो वो राइट बताए गए थे कि अगर एमरजेंसी लगेगी तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट क्या है सस्पेंड हो सकते हैं, सस्पेंशन हो सकता है, उनके बारे में ये केस था एडीएम जबलपुर का। अब नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। ये भी फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग स्टेटमेंट है जी, आपको करेक्ट बताना है कौन से हैं। ये बता रहा है जी फंडामेंटल राइट इन आवर्स कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर एलेबरेट देन दोज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। जो भी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जी, किसी भी कंट्री से ज़्यादा हमारे देश में एलोबरेट हैं, ज़्यादा व्याख्यात किया गया है। यूएसए में भी इतनी क्या है एलोबरेट तरीके से नहीं दिए गए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड बोल रहा है फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द पार्लियामेंट द सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल इसलिए हैं, इसलिए गारंटीड और प्रोटेक्टेड है, मतलब इसलिए फंडामेंटल राइट क्या है? इसलिए फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है इसलिए फंडामेंटल है क्योंकि इनकी गारंटी पार्लियामेंट देता है। प्रोटेक्ट कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। लॉ मतलब सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है जो हमारे कंट्री की पार्लियामेंट, वो प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट बोला जाता है। अब आपके ऑप्शन है 1 ओनली 2 ओनली, दोनों सही है दोनों गलत। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है। इन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है, गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट जी, ये पार्लियामेंट नहीं देता। सभी तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में क्या है डिस्प्यूट चलता रहता है। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर है जी। तो इसमें हमारा इतना ही था जी आज के लेक्चर में।